हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट हमारा कॉमर्स का है। आपको इसके सिलेबस में कॉमर्स की 3 यूनिट्स प्रोवाइड की गई हैं ब्रॉडली, जो कि हमारी अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा अकाउंटेंसी पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। व्यापारी का व्यापार प्रारंभ और समापन किसके द्वारा होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड इज, यानी कि कभी सोल्ड ट्रेड, मर्चेंट ट्रेड का कमेंसमेंट होता है, यानी उसको प्रारंभ करते हैं, और जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा? व्यापारी द्वारा, यानी कि ट्रेडर द्वारा, बाय नो रेजोल्यूशन यानी बिना अधिनियम द्वारा, बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा, या बाय लॉ। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापारी द्वारा। एकांकी व्यापारी जब भी अपने व्यापार को स्टैब्लिश करेगा या फिर उस अपने बिजनेस को बंद करेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंड अप या फिर टर्मिनेट करेगा, तो फ्रेंड्स ये उसकी खुद की मर्जी होगी। उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई लॉ हो, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उसके सारे रिस्क, उसके सारे प्रॉफिट उसके ही हैं, तो सारे डिसीजंस भी वो खुद लेगा। उसका जब मन करेगा, जहां मन करेगा वो वहां पर उसको स्टैब्लिश कर सकता है, और उसको अगर मन करेगा कि वो इसको क्लोज कर दे, अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो कभी भी उसको क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी समस्त संपत्तियों को स्वामी होता है और सारा जोखिम उठाता है, यह कथन किसका है? यानी कि सिंगल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल असेट्स एंड टेकिल ऑल रिस्क, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं एल एच हेने, चार्ल्स एस टिपेट्स, सी ऑप्शन है सी डब्ल्यू गेस्टनबर्ग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था सी डब्ल्यू गेस्टनबर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस आपके में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का पंजीयन होता है। पंजीयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ रजिस्ट्रेशन से है, तो एकांकी व्यापार यानी सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? अनिवार्य यानी जिसको मैंडेटरी बोलते हैं, सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा, आवश्यक नेसेसरी, आवश्यक नहीं यानी नॉट नेसेसरी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, सरकार जो सोल ट्रेड जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उसकी सारे चीज़ों को वेयर करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको खुद वेयर करने हैं, तो उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होती है। वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म को चला सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म रन बाय ए, सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स, वन और ऑल पार्टनर्स, सी ऑप्शन है एनी वन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, साझेदारी फर्म को कोई एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर चला सकते हैं। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किस तरह की कंडीशंस लगाई हैं। तो कोई एक पर्सन या तो उस बिजनेस को चला सकता है, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फॉर्म का पंजीयन कराना होता है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना क्या है? आवश्यक, मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी या फिर इलीगल? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेसेसरी और मैंडेटरी में बहुत डिफरेंस है। नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक है, यानी कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे तो इस पर्पज से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो। लेकिन मैंडेटरी में ये है कि आपको 100% गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है कि आपको कराना ही है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंडेटरी और नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ठीक से आंसर दीजिएगा, इसलिए मैंने इस दो ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आवश्यक। फ्रेंड्स, इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं। अगर वो कराएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, तो वो उसको लेने के लिए लायबल होगा। अगर वो उसको नहीं मिलेंगे, अगर वो नहीं कराता है, तो वो किसी बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि अ पार्टनर ट्रांसफर देयर राइट्स। एक पार्टनर अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से, सभी साझेदारों की स्वीकृति से, बहुमत से या सरकार की आज्ञा से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों की स्वीकृति से। वो अभी अपनी मर्जी से कभी नहीं करा सकता, ना ही बहुमत से करा सकता कि ये सोचें कि मेजोरिटी मिल गई है वो ट्रांसफर कर देगा, नहीं। अगर बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं एग्री होता तो वहाँ पे वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी पर्सन को वहाँ पे अपनी देनी पड़ेगी कंसेंट कि हाँ वो एग्री हैं, तब वो ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी परमिशन की जरूरत होती है। अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो अपने ट्रांसफर को कोई भी पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कंपनी में संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं, यानी कि इन दी जॉइंट कंपनी दी ऑपरेटर्स आर जॉइंटली कॉल्ड कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट या जॉइंट कंपनी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोर्ड। जब जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिनको हम संचालक या ऑपरेटर बोलते हैं, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। और ये जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये अपॉइंट किए जाते हैं मेजोरिटी से, और ये उनके बिहाफ पर काम करते हैं, यानी कि इनको हम एक तरह से उनका शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, कैपिटल कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिफरेंट होती है, एक ही होती है, कम होती है या अधिक होती है? तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ए, डिफरेंट। एक पूंजी वाली कंपनी का अपने सदस्यों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी अलग एंटिटी होती है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, वो हर चीज में अपने सदस्यों से अलग होती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर डिसाइडेड्स ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब पार्टनर्स के सभी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड की जाती हैं? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। हर पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनको टेबल ए फॉलो करनी होती है, जिसमें सभी चीज मेंशंस होती हैं। तो वैसे तो हर कंपनी अपनी एक अलग पार्टनरशिप डीड बनाती है, लेकिन अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वो अपने टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि कंपनीज एक्ट जो है वो इनफोर्स में कब आया? 1932 में, 1956 में, 1972 में या 1916 में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956। 1932, 1972 एंड 1962 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स, वो मिनिमम नंबर जो है पर्सन की, वो कितने होने चाहिए? 7, 2, 20 एंड 50। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए मैम नंबर्स। तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं या मैनेजर होते हैं? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है? फ्रेंड्स आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में।
जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है। जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं। जैसे कि वेजेस, अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, बाय कन्वर्टिंग इन शेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो तो वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन होता है यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स, यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए, कैश में, बी, बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी।
अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इश्यू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है, यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा। फर्स्ट, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस। सेकंड, in order to eliminate past losses. थर्ड, टू एलिमिनेट फ्यूचर लॉसेस, या डी नन ऑफ द इज। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। ए कैपिटल रिजर्व, बी सीक्रेट रिजर्व, सी है बी सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व, एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस हेड में उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड सिक्योर्ड लोन। तो बताइए फ्रेंड्स जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व आ रहा है इंडिकेशन, यानी कि हम इसको रिजर्व एंड प्रोविजंस हेड में इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है, यानी प्रारंभिक व्यय को अगर तलपट में वो शो किए गए हैं तो अंतिम खाते में वो हम कहाँ दिखाएंगे। ए ट्रेडिंग अकाउंट में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है डी, चिट्ठी के दायित्व संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे, ये हम एक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है, अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स जो 14 जो क्वेश्चन था उसका मेन रीजन असेट साइड में दिखाने का यह भी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम एक बार में उसको पीएनएल में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर हमने एक बार में पीएनएल में डाल दिया तो वहां पर जो हमारा बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट आ रहा होगा, या फिर जो हमारे पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ा जाएगी, तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको हम एक तरह से एसेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं, और धीरे धीरे हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है, यानी नॉमिनल असेट्स इंक्लूड की जाती हैं। ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, अंडरराइटिंग कमीशन में, सी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, या डी उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स ये सारे हाइड आप जानते होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करवाना, किसी बड़े एडवर्टाइजमेंट को करवाना, या फिर जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम जब हम बहुत लार्ज एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ली है, स्टैब्लिश करवाई है उसे, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया है अपनी कंपनी का, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होते हैं जो अंडरराइटर्स को दिए जाते हैं। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक बैंक, कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। अंडरराइटर ये एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कंपनी को, या फिर ये इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर
वो कंपनी अपने इश्यू करती है शेयर को, और वो 90% अगर पब्लिक उनको नहीं परचेस करती है तो जितने भी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स उसको परचेस कर लेंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर कि अगर आपके पूरे मार्केट में वो सेल नहीं हुए तो उनको हम परचेस कर लेंगे। तो इस बिहाफ पर जब उनको इस तरह का एक कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं हम अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंस। अगर हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करवाया है, किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर वो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये सारे नॉमिनल असेट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।